उत्तर प्रदेश के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप सबको और उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश का बजट बहुत धूमधाम से आया और अखबारों की हेडिंग बनी कि उत्तर प्रदेश में बजट 9,12,000 करोड़ रुपए का हो गया। बजट बढ़ गया, बहुत बड़ा बन गया। खुशी मनाइए सब लोग। तो बजट का इतना बढ़ना वास्तव में खुशी की बात है। मैंने भी अखबारों में देखा, तो मैंने कहा जल्दी रिएक्शन देना ठीक नहीं होगा, पहले इसको पढ़ते हैं ठीक से। तो मुझे कई दिन लग गया ये सारे आंकड़े निकालने में, कई लोगों से बातचीत करने में, समझने में कि क्या खेल हुआ है। तो आज उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं एक घोषणा कर देना चाहता हूं कि हमारी जो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा, जो 3 चरणों में हो चुकी है। सरयू से संगम 1, रामपुर से अमरोहा 2, मिर्जापुर से सारनाथ 3 और चौथा चरण हमारा आगरा से मथुरा तक की यात्रा 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी। 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ब्रज प्रांत में ये यात्रा डॉक्टर हृदय चौधरी जी, जो हमारी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी और साथियों के सहयोग से रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा का चौथा चरण 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें भी उसी तरह से पदयात्रा में लोग शामिल होंगे, पैदल चलेंगे। गर्मी की शुरुआत हो जाएगी, थोड़ा कठिनाई जरूर होगी, लेकिन हम लोग पसीना बहा के भी जनता के मुद्दे को उठाने का संकल्प ले चुके हैं और आगे इस चीज को भी करते रहेंगे। हृदय जी हैं, वो अपनी जानकारी आगे और देंगी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बजट के ऊपर कि बजट में क्या हाल किया है उत्तर प्रदेश में। और ये एक बड़ा खेल है जिसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। ये बजट है 26-27 के लिए, एक एक विभाग का बजट। ये बजट है, इसमें 25-26 का भी बजट है और ये बजट है 24-25 का, जिसका पूरा आंकड़ा मुझे मिल पाया है। अब इसमें खेल क्या होता है ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो 25-26 के लिए बजट निर्धारित किया गया, शिक्षा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर में वो बजट निर्धारित किया गया 1,03,553 करोड़ रुपए। उसके बाद उस बजट को संशोधित कर दिया गया, 25-26 के बजट को 1,03,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 1,03,553 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। फिर उस बजट को संशोधित कर दिया गया और संशोधित करके इसको कर दिया गया 84,654 करोड़ रुपए, यानी 18% बजट को कम कर दिया गया। अब 26-27 का बजट आया तो 26-27 का बजट कर दिया गया 1,08,154 करोड़ रुपए। और मीडिया वालों को क्या बताया गया, क्या हल्ला पीटा बाबा जी ने, 28% शिक्षा का बजट बढ़ गया। बजट था 1,03,000 करोड़ रुपए 25-26 में, 26-27 में हुआ 1,08,000 करोड़ रुपए।
इतना सामान्य गणित तो सबको आता होगा कि कितना परसेंट बढ़ा, लेकिन आपको बताया गया कि 28% बजट बढ़ गया शिक्षा का। तो 28% कैसे बढ़ा? ये जो संशोधित बजट है, ये उस बजट का 28% बढ़ा दिया इन्होंने। यानी 1,03,000 से घटा के उसको 84,000 करोड़ किया, और 84,000 करोड़ करके 18% कम किया, और दोबारा जब बजट पेश किया तो उसको 1,08,000 करोड़ कर दिया, और दिखाया कि हमने 28% बढ़ा दिया। किसका? पूर्व निर्धारित बजट का नहीं, जो संशोधित बजट है उसका 28% बढ़ा दिया। यह आंकड़ों की बाजीगरी है। इसको उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा। आ जाइए दूसरे नंबर पे, एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में 25-26 का बजट निर्धारित किया गया 49,987 करोड़ रुपए। ऊर्जा का बजट निर्धारित किया गया बिजली विभाग का 49,987 करोड़ रुपए। उस बजट को संशोधित करके कम किया गया 48,561 करोड़ रुपए, यानी कि 2.9% बजट को कम कर दिया गया। और फिर रिवाइज्ड बजट में फिर 26-27 के लिए जो बजट रखा गया उसमें कर दिया गया उसको 56,621 करोड़ रुपए, और ये दिखाया गया कि 17% बजट बढ़ गया। यहां भी वही आंकड़ों की बाजीगरी। अब आ जाइए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इसका बजट था 25-26 का 49,036 करोड़ रुपए। इसको रिवाइज बजट में, संशोधित बजट में इसको कर दिया गया 42,962 करोड़ रुपए। 12% बजट कम कर दिया गया, और इस बार 49,000 से बढ़ा के 53,000 किया, और कह रहे हैं हमने 24% बढ़ा दिया। ये सारा खेल संशोधित बजट में हो रहा है, जिस पे ध्यान नहीं जाता। ट्रांसपोर्ट विभाग का 50,000 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया, फिर संशोधित किया 48,000 करोड़, 4% कम किया, फिर 26-27 में उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया, और कह दिया कि हम 3% बढ़ा दिए। ये 25-26 से भी 1% कम कर दिया, क्योंकि 4% तो संशोधित में घटा चुके थे। अब आ जाइए ग्रामीण विकास, जो महत्वपूर्ण विभाग है। 36,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, 36,063 करोड़ रुपए का बजट 25-26 में। उसको संशोधित करके 30,877 करोड़ रुपए कर दिया, यानी कि 14.5% बजट को पहले कम किया, फिर 26-27 में उसको बढ़ा के 49,000 करोड़ कर दिया, और कह रहे हैं कि हमने 59% बजट बढ़ा दिया। 59% बजट। आंकड़ों की बाजीगारी देखिए आप। और इसके पहले मैं एक पिछले साल का भी बताऊंगा। फिर समाज कल्याण विभाग को अगर आप देखेंगे, 25-26 में 38,777 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। संशोधित बजट में उसको 32,176 करोड़ रुपए कम कर दिया गया, 17% कम किया गया। और फिर 26-27 में उसको बढ़ा के 41,000 करोड़ कर दिया गया, और अब कह रहे हैं कि हमने 30% बजट बढ़ा दिया। कृषि के क्षेत्र में आ जाइए, 25-26 में 24,215 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया, 20,504 करोड़ रुपए संशोधित बजट कर दिया गया, 15% पहले बजट को कम किया गया, फिर अभी उसको 30,000 करोड़ रुपए कर दिया, और अब कह रहे हैं कि हमने 51% कृषि क्षेत्र में बजट बढ़ा दिया। अंतिम है अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास। शहरी विकास में 25,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया, उसको घटा के 22,000 करोड़ किया, 13% कम किया, और फिर बढ़ा के उसको 27,000 करोड़ कर दिया, 23% कह रहे हैं हमने बजट बढ़ा दिया। ये है आंकड़ा। ये सारा आपको आंकड़ा दे दूंगा, इसलिए बजट पे जब खबर छापिए
तो कृपा करके सही आंकड़ों की तलाश कर लीजिए। आपको उत्तर प्रदेश सरकार की असलियत पता चल जाएगी कि किस तरह से इन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी आप सबके साथ की है। अब सरसरे तौर पे यही काम इन्होंने 24-25 में किया था, वो आपको बस तुरंत एक लाइन में पढ़ के बता देता हूँ। 24-25 में जो इन्होंने बजट निर्धारित किया था 7,400 करोड़ रुपए हाउसिंग के लिए खर्च किया, 2,582 करोड़, 65% बजट का हिस्सा कम खर्च किया। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में 28,000 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया, 18,703 करोड़ रुपए खर्च किया, 33% बजट से निर्धारित बजट से कम खर्च किया। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में 22,843 करोड़ का बजट निर्धारित किया, 15,525 करोड़ रुपए खर्च किया, 32% बजट से कम खर्च किया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 42,774 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, 32,147 करोड़ रुपए खर्च किया, 25% बजट निर्धारित बजट से कम खर्च किया। अर्बन डेवलपमेंट में 23,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, खर्च किया 17,977 करोड़ रुपए, 24% निर्धारित बजट से कम खर्च किया। ग्रामीण विकास में 35,993 करोड़ का बजट निर्धारित किया, खर्च किया 27,495 करोड़, निर्धारित बजट से 24% बजट कम खर्च किया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में बीजेपी वाले हल्ला करते हैं वो विभाग में पढ़ रहा हूं। वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 6,424 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, 4,958 करोड़ रुपए खर्च किया, निर्धारित बजट से 23% बजट कम खर्च किया। एग्रीकल्चर एंड उसके साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज पे 21,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, 17,000 करोड़ रुपए बजट खर्च किया, निर्धारित बजट से 21% बजट कम खर्च किया। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर पे 1,335 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, 82,646 करोड़ रुपए खर्च किया, निर्धारित बजट का 18% बजट कम खर्च किया। पुलिसिंग विभाग के लिए 37,398 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, 31,935 करोड़ रुपए बजट का खर्च किया, 15% निर्धारित बजट का कम खर्च किया। सोशल वेलफेयर विभाग का 34,747 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया, 30,349 करोड़ रुपए बजट खर्च किया, 13% बजट निर्धारित बजट से कम खर्च किया। खाली ऊर्जा विभाग है जिसमें इन्होंने बजट निर्धारित बजट से ज़्यादा खर्च किया, 45,832 करोड़ रुपए निर्धारित किया, 48,145 करोड़ रुपए खर्च किया, 5% निर्धारित बजट से ज़्यादा खर्च किया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 44,600 करोड़ रुपए निर्धारित किया, 42,062 करोड़ रुपए खर्च किया, निर्धारित बजट से 6% कम बजट खर्च किया। और सड़कों और पुलों के ऊपर 40,686 करोड़ रुपए निर्धारित किया, 37,347 करोड़ रुपए खर्च किया, निर्धारित बजट से 8% कम खर्च किया। ये आंकड़ों की बाजीगरी 24-25 की भी मैंने आपको दिखा दी, 24-25 की दिखा दी, 25-26 की दिखा दी, 26-27 के आंकड़े जो इन्होंने दिए हैं वो दिखा दिया, और इनका ही आंकड़ा अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक योगी जी ने मीटिंग किया था, उन्होंने कहा 8 महीने में, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग किया, समीक्षा की मीटिंग, अभी इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े को चेक करने के लिए कि कितना हमने, अब ये संशोधित बजट में भी कितना खर्च किया इन्होंने। तो योगी जी ने 25-26 के बजट की जो समीक्षा की, उसमें उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और ये कहा कि PWD डिपार्टमेंट ने अपने निर्धारित बजट से 40% बजट कम खर्च किया है, बाल विकास विभाग ने 44% कम खर्च किया है, एग्रीकल्चर विभाग ने 41% कम खर्च किया है, ग्रामीण विकास ने 23% कम खर्च किया है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे जो बजट निर्धारित है उसमें 19% कम खर्च हुआ है।
फूड और सिविल सप्लाईज में 27% कम खर्च हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट में 23% कम खर्च हुआ है और नमामि गंगे में 15% कम खर्च हुआ है। ये बाबा जी ने जो मीटिंग ली थी उसकी समीक्षा की एक रिपोर्ट है। और एक और गंभीर रिपोर्ट है, एक समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, ये असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट निर्धारित किया, 425 करोड़ रुपए का बजट। और ये 425 करोड़ रुपए के बजट में से आपको जान के हैरानी होगी, एक पैसे भी खर्च नहीं किया असंगठित क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए। 425 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया और उसका 1 रुपए भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी। और एक समग्र शिक्षा अभियान है जिसके तहत बहुत सारी कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है और ये कहा कि भाई 457 स्कूलों में फिजिक्स की लैब नहीं है, 453 स्कूलों में केमिस्ट्री की लैब नहीं है, 493 स्कूलों में बायोलॉजी की लैब नहीं है। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की रिपोर्ट दी और कहा भाई पैसे हमसे लीजिए और बनवाइए। तो समग्र शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश के बाबा जी को वो उठाइए फिर से, और यहाँ की सरकार को शिक्षा तो कहीं से प्राथमिकता लगती नहीं, तो केंद्र सरकार से भी जो इसमें मदद मिलती है उसका 9,103 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हिंदू मुस्लिम तो बहुत सिखाया जाता है यहाँ पे, सबका खून खौलता है, लेकिन ये स्कूलों के विकास के लिए समग्र शिक्षा अभियान के नाम पे जो पैसा आया था उसका 9,103 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की नाकारा सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाई और केंद्र को वापस चला गया। ये है, हमारे बच्चों को टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ना पड़ता है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है। केंद्र सरकार से अगर कोई सहयोग मिल रहा है आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इतने बदहाल स्कूलों को ठीक कर नहीं पा रहे हैं। ये आपकी हकीकत है। इसके अलावा वो जरा दीजिए जो अभी आपको भेजा मैंने। तो कुल मिलाकर आपको ये बताना था हाँ ठीक है, ये बता दिया। कुल मिलाकर आपको ये बताना था कि आंकड़ों की बाजीगरी में जाने के बजाय क्या घोषणाएं होती हैं, क्या बजट निर्धारित किया जाता है और कितना खर्च किया जाता है, इसके बारे में आप सबको ध्यान देना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलना और बड़े बड़े ऐलान करना, बड़े बड़े बजट निर्धारित करना, लेकिन खर्च न करना उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है, जो इस बजट में साफ तौर पे दिखता है। इस बजट में ना तो कृषि क्षेत्र पे ध्यान दिया गया, ना ग्रामीण विकास पे ध्यान दिया गया, ना शिक्षा पे ध्यान दिया गया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। पहले बजट निर्धारित करो, फिर बजट घटाओ, फिर लगभग उतना ही बजट घोषित करके कहो कि हमने बजट बढ़ा दिया। ये पूरा खेल है। मुझे आज का एमएलए राम अवतार की एक जिसमें राजेश खन्ना हीरो थे वो सीन एक याद आता है कि उसमें पहुंचते हैं, होटल वाले कहते हैं रोटी का दाम बढ़ाना है, तो बोले कितना बढ़ाना है, बोले 1 रुपये बढ़ाना, बोले नहीं नहीं सीधे तुम 5 रुपये कर दो, बोले साहब हल्ला हो जाएगा, बोले हल्ला हो जाएगा तो 2 रुपये कम कर देंगे। तो वही हाल बाबा जी ने इस बजट का किया हुआ है।
तो ये बाबा के बजट की सच्चाई थी जो आपके सामने मैंने रखी। संजय जी, एक प्रश्न। संजय जी, कई बार ऐसी अनियमितताएं आई हैं और ये सवाल भी उठा है कि पूरा बजट गवर्नमेंट नहीं खर्चा कर पाती है, तो ऐसे में क्या जनता से अपील कर रहे हैं आप लोग, कुछ सड़कों पर उतर कर भी कुछ आह्वान करेंगे या नहीं, इसमें तो जन जागरूकता हम चलाएंगे और जो इस बार हमारी यात्रा होगी उसमें एक पर्चा हम इससे संबंधित भी बनाएंगे कि जो बजट आपके लिए निर्धारित किया जाता है वो खर्च नहीं किया जाता। इसका मतलब सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है, पानी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाओ और राज करो, यही है बस। और रोजगार की कोई बात नहीं, किसानी की कोई बात नहीं, ग्रामीण विकास की कोई बात नहीं, वो इस बजट में साफ तौर पे दिख रहा है। संजय जी, एक प्रश्न है, ये यूपी का चुनावी वर्ष है, प्रधान के ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं और आगामी 27 में विधानसभा के चुनाव, इस पर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? और दूसरा, यूजीसी को लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टेप? हाँ, पहली बात तो ये कि जो जिला पंचायत के चुनाव होने हैं उसमें हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरी अपील है योगी आदित्यनाथ जी से कि अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं इन चुनावों में, तो प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट जनता से करवाइए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से करवाइए। वरना बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों की जो खरीद फरोख्त होती है उससे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। वो रिश्वत की बुनियाद पे खरीदा गया एक पद मात्र बन जाता है। तो इसलिए इस भ्रष्टाचार को अगर रोकना है पंचायत स्तर पे, तो मेरी अपील है, बार बार मैं इस बात को कह चुका हूं कि इस जनता से सीधे चुनाव कराया जाए, बैलेट से चुनाव कराइए, पता चल जाएगा। सर, मेरा एक प्रश्न है, यूजीसी पे आपने? हाँ, यूजीसी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत दलित, पिछड़े, आदिवासी और सवर्णों के बीच में झगड़ा कराने के उद्देश्य से यूजीसी का बिल लेके आए हो। इसके पीछे सिर्फ एक लाइन में मैं सरकार की मंशा का खुलासा करना चाहता हूं। अगर उनकी नीयत साफ होती तो हर विश्वविद्यालय में दो तरह की कमेटी बनाते। एक कमेटी बनाते जो जाति आधारित भेदभाव को देखती और उस पर कार्रवाई करती। एक कमेटी बनाते जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को वो कमेटी देखती। कोई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन इनकी मंशा थी झगड़ा और लड़ाई कराने की। बांटो और राज करो जो बीजेपी का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत ये यूजीसी का बिल लाया गया और बाद में बहुत चालाकी के साथ इस पे मौन धारण कर लिया गया। ये कुल मिला के इसकी सच्चाई है। सर, मेरा 2027 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। जौनपुर की माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे का टिकट फाइनल किया। अब हर पार्टी चुनाव में अपने हथकंडे अपनाती है, लेकिन बहन जी कब किसको कौन सा टिकट देती हैं और कौन सा टिकट कब बदल देती हैं, ये ना तो उनके सबसे करीबी किसी व्यक्ति को मालूम होता है और ना जो बेचारा टिकट पाया रहता है उसको मालूम होता है। इसलिए कहीं से भी आप एक किसी टिकट की घोषणा से उत्साहित मत होइए। अभी जब उनके धीरे धीरे टिकट आएंगे, बदलेंगे और पता नहीं क्या क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, तो वो सब खेल चलेगा, आप देखिएगा। अभी सर, मेरा प्रश्न है, फाइल पे दुनिया भर में नाम बचा हुआ है, भारत में भी कुछ नेताओं के नाम है उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, एप्स्टीन फाइल जो है, एप्स्टीन फाइल, जब एप्स्टीन जिंदा था, एक दरिंदा उसको कह सकते हैं, जिसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उनकी हत्याएं की, और उसके मामले में उसको 2008-9 में सजा हुई। जब वो जिंदा था तो अनिल अंबानी और उसकी बातचीत का जो मेल लीक हुआ है,
उससे ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि इजराइल के साथ 2017 में जो मीटिंग भारत के प्रधानमंत्री की हुई थी वो एप्स्टीन ने और अनिल अंबानी ने मिलकर कराई थी। संजय जी, उमाशंकर दूसरी, अभी आ जा रहा हूं, उमाशंकर का भी जवाब दूंगा। आपके ही एक साथी ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे दिया। दूसरी मीटिंग जो आज हो रही है वो उसी दबाव के कारण हो रही है, क्योंकि मेल के कुछ और खुलासे हुए हैं जिसमें यह साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि एप्स्टीन ने न सिर्फ इजराइल के साथ मीटिंग कराई थी, बल्कि एप्स्टीन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप के साथ भी मीटिंग कराई थी। और उसमें चर्चा किस बात की हुई थी? चर्चा हुई थी इजराइल के हितों की बात हुई थी, रक्षा सौदों की बात हुई थी, तमाम बात हुई थी। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है। एप्स्टीन फाइल पे जो खुलासे हुए हैं अनिल अंबानी को लेके, सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को लेके और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेके, इससे ये साबित होता है कि मोदी जी, अभी जैसे गलगोटिया का रोबोट आया था, वैसे ही मोदी जी ट्रंप के हाथों के रोबोट हैं, एप्स्टीन के हाथों के रोबोट हैं, इजराइल के हाथों के रोबोट हैं। जैसे वो लोग इस रोबोट को नचाते हैं, वैसे ही हमारा प्रधानमंत्री रूपी रोबोट नाचने का काम कर रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आपने भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में गिरा दिया है। कभी हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगता है, फिर उसको घटा के 18 किया जाता है, फिर बढ़ा के आज मैंने देखा सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर 126% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। आपको पूरी दुनिया में मजाक बना दिया है ट्रंप ने। अडानी को सम्मन भेजता है, उसके दबाव में आप आ जाते हैं। एप्स्टीन की फाइल खोलता है, उसके दबाव में आप आ जाते हैं। तो ये जो इजराइल का दौरा है वो एप्स्टीन फाइल के डर के कारण दूसरा दौरा है। 72,000 लोगों को मारने वाले व्यक्ति से, नेतन्याहू से, जिसने गाजा में 72,000 लोगों को मारा, उसके पहले की आतंकवादी घटना अक्षम अपराध है। मैं कह रहा हूं जो इजराइल के अंदर हुआ वो अक्षम अपराध है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मारना, भूखे प्यासे रखना, गाजा को तबाह करना, ऐसे व्यक्ति से आप जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी गले मिल रहे हैं, ये एप्स्टीन फाइल का डर है। ये दूसरी यात्रा के पीछे एप्स्टीन फाइल का खौफ काम कर रहा है, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए हैं। और अभी तो मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो AI ना हो, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो जो है फादर लैंड है और हम मदर लैंड है। बसपा विधायक उमाशंकर के घर पर IT की रेड पड़ी है, इसको कैसे देखते हैं? आज दूसरी रेड पड़ी है। देखिए, जब मेरे ऊपर छापे पड़े थे तो जो महोदय हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साहित हो के बयान दे रहे थे। वो बयान पड़े भी हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि किसी के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर उमाशंकर सिंह ने कुछ गलत नहीं किया है तो उनके पीछे छापेमारी का हथियार जो अक्सर ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उपयोग करके प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी करती है, योगी जी और उनकी पार्टी करती है, वो नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी सच्चाई क्या है वो आपके सामने आ जाएगी। संजय जी, शंकराचार्य पर मुकदमा हुआ था, उसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, वो क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी के मामले में मैं स्वयं गया था प्रयागराज, जब माघ मेले में उनको स्नान करने से रोका गया, बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया, और अभी शंकराचार्य जी के ऊपर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये बहुत गंभीर बात है और यही इस चीज को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल किसी की सगी नहीं है।
और अपने अहंकार में अब शंकराचार्य को भी ये टारगेट करने पर उतारू हो गए। तो इसलिए शंकराचार्य जी के विरोध में जो कार्रवाई हो रही है वो सीधे तौर पे एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है। और अब तो कई लोग ऐसे सामने आके भी बोल रहे हैं कि जो आशुतोष नाम का व्यक्ति है, उसको बाबा तो मैं नहीं कहूँगा, उसके खिलाफ तो तमाम मुकदमे हैं, तो उसने कहीं ना कहीं लोगों का इस्तेमाल करके ये मुकदमा दर्ज कराया शंकराचार्य जी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और अगर शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करने या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकत सरकार के द्वारा की गई तो उसका विरोध करने के लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक, संसद में भी मामला मैंने उठाया था, संसद तक उसका विरोध करेंगे। योगी जी जापान के दौरे पर है, 11,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है। भैया आपको शायद पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के कागजों में इन्वेस्टर समिट में 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो अगर 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो गया है तो कम से कम 45 लाख रोजगार तो मिलना चाहिए था। अगर 1 लाख करोड़ पे 2 रोजगार भी जोड़ लिया जाए तो 70 लाख रोजगार मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये कागजी दावों से और हकीकत से कहानी कुछ अलग है, इसलिए उसकी पड़ताल करना जरूरी है, किस चीज़ में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हर बार इन्वेस्टर्स समिट में पैसा खर्च होता है, खूब प्रचार होता है, बड़े बड़े दावे होते हैं, एमओयू साइन हो जाता है। पता नहीं जिन जिन कंपनियों से एमओयू साइन हुआ, पता चला उस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो थैलियाँ लगाने की भी औकात नहीं है और एमओयू कर रही है। योगी जी जापान गए हैं, अखिलेश जी ने कहा है कहीं जापान का नाम आदित्यपुरम न कर। नहीं, वो तो पूरे अब देखिए, जो प्रेरणा उनको मोदी जी से मिली है तो वो योगी जी भी तो आगे बढ़ाएंगे। अब मोदी जी पूरे दुनिया की सैर करते हैं, अब वो भी करेंगे। दोनों देखिए 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं मोदी जी, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं योगी जी। और बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने का समाधान इन्होंने कर लिया। एक आंकड़ा तो मैंने बताया ही नहीं, उसका समाधान दोनों व्यक्तियों ने दिन रात 18-18 घंटे मेहनत करके निकाल लिया। और बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,30,000 रुपए और हिंदुस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,10,000 रुपए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे बाबा योगी जी ने और पूरी बीजेपी ने और सारे आरएसएस के लोगों ने दिन रात 18-18 घंटे मेहनत करके भारत को इतना गरीब बना दिया कि कोई बांग्लादेशी यहां नहीं आएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या का समाधान कर दिया। बोले चिंता मत करो, हम इतना गरीब कर देंगे, कोई बांग्लादेशी नहीं आएगा। योगी जी जापान गए, चार्टर्ड प्लेन से गए, बड़ा विमान लेके गए, चाहते तो जैसे कमर्शियल फ्लाइट। मैं उसका खर्चा देख रहा था, जितना अरविंद केजरीवाल के घर पे हल्ला मचा रहे थे सब लोग, उससे ज्यादा तो बाबा जी की यात्रा में खर्चा हो रहा है, जितने में उनका पूरा घर बना था। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये कोई समाचार नहीं है, ये कहीं दिखाया जाना नहीं है, इसकी कोई खबर नहीं बननी है, क्योंकि उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। संजय जी, रमजान का महीना चल रहा था, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो छात्रों के लिए जाना जाता है, वहां पर लाल बारदरी मस्जिद का मामला हुआ। 2 वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में कुछ हिंदू छात्र उन मुसलमान छात्रों को वहां नमाज पढ़ने दे रहे थे, उसके बाद वहां पर जय श्री राम के नारे लगे और उसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। कहा यह गया कि अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। भैया एक चीज मुझे आप बताइए कि आप कभी चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? कभी मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करते हैं? ये कहां किस हिंदू धर्म में लिखा हुआ है? क्या बजरंगबली जी ने आपको कहा है कि आप जाके वहां हनुमान चालीसा पढ़िए मस्जिद में?
या चर्च में, या रामचरितमानस का पाठ करिए। इससे कौन हम हिंदू धर्म को बहुत शक्तिशाली और समृद्ध बना रहे हैं, और बड़ी ख्याति हमारी पूरी दुनिया में हो रही है, और हम विश्व गुरु हो जा रहे हैं। तो इसलिए लखनऊ में जो हुआ वो पहला वर्ष नहीं है, वहां वर्षों से वहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं वहां के छात्र, बारादरी जो जगह है वहां पे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत सारे हिंदू लड़कों ने खड़े होकर उनकी नमाज पढ़वाई भी। ऐसी घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं। दीपक कुमार का मामला आप देख लीजिए, कोटद्वार का, उन्होंने एक बुजुर्ग की मदद की। उसके बाद अभी एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं बेचारे, वो कह रहे थे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेव कंबल लेव कंबल लेव कंबल। अरे मुसलमान वापस दे, मुसलमानों से कंबल छीन के वापस ले लिया। ये है सबका साथ सबका विकास। तो वहां पर भी हिंदू लोग जाके वहां पे उनको कंबल दे के आए। तो इसलिए ये अच्छी बात हो रही है देश में कि अब इनकी इस घटिया राजनीति से लोग ऊब चुके हैं, और अब सारे लोग ऐसे मामलों को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है यही भारत की पहचान है। हम नफरत की बुनियाद पे इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, और ये नफरत करने वाले लोग अब तो शंकराचार्य तक इनकी गर्दन, इनका हाथ पहुंच चुका है, शंकराचार्य तक, उनके शिष्यों की चोटी तक इनका हाथ पहुंच चुका है। उन पे लाठी डंडे चलाने और पॉक्सो का मुकदमा लगा के जेल भेजने तक इनका हाथ पहुंच चुका है। तो अब तो इनको रोकना होगा, वरना इनकी हिटलर शाही का कोई अंत नहीं होगा। अलंकार अग्निहोत्री ने नए राजनीतिक दल का गठन किया, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, उसका शॉर्ट नेम है राम। बीजेपी कह रही है राम सबके नहीं। तो काहे सबके नहीं भैया? उनका पेटेंट है कि राम मंदिर के गेट कीपर हैं वो। चुनाव निशान भी जो उनका है वो धनुष और तीर जैसा है। मैं एक चीज ये कह रहा हूं आपसे कि भगवान श्री राम पर किसी भी पार्टी का पेटेंट नहीं है, और जो लोग गांधी जी का नाम बदल के जी राम जी योजना ला रहे थे, तो उनको किसी राजनीतिक पार्टी के नाम से क्यों कष्ट हो रहा है? उनको भी खुशी मनानी चाहिए, जाके अलंकार जी को लड्डू खिलाना चाहिए कि उन्होंने राम के नाम से पार्टी का गठन किया है। जी राम जी योजना लाके जब लड्डू बांट रहे थे लोग, तो कोई अगर लेके अपना नाम बनाया है उसी पर नाम से, तो जाके उसको भी लड्डू खिलाइए। सर, एक तरफ आपको नाम का बनाया जाता है और एक तरफ आपका पासपोर्ट ही रख दिया जाता है। तो कल बता तो चुके, काहे बार बार आप लोग कहलवाते हैं? कल कह तो चुके उस पर।